तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहला सीन ही सजाए मौत का दिन होता है, जहां एक लड़के को जिसकी गर्दन काटकर उसे आज खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही तलवार उसकी गर्दन को छूती है, उस तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। आखिर ये कौन है जिसकी चमड़ी ने तलवार तक को मात दे दी? सभी ऑफिसर्स की हालत ये देखकर हैरान रह जाते हैं। असल में वो लड़का गाबीमारू है। वो एक शिनोबी है जो अपने बचपन से ही असैसिनेशन टेक्निक सीख रहा है और हजारों लोगों की सुपारी लेकर उनकी जान ले चुका है। सागिरी नाम की लड़की गाबीमारू से कहती है, मुझे तुम्हारी टेक्निक का नमूना देखना है। तो गाबीमारू ने कहा, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। अगले दिन चिड़चिड़ा ऑफिसर गाबीमारू को जलाने की तैयारी कर रहा था। इस मौत से किसी का भी बच पाना नामुमकिन है। जैसे ही गाबीमारू को जलाया गया, वो वहां से भी बच निकला। हालांकि उसके शरीर तक के पूरे कपड़े जल चुके थे। सीगरी उससे पूछताछ जारी रख। गाबीमारू ने कहा, मेरे पेरेंट्स को बचपन में ही मार दिया गया था और तब से ही वो एक शिनोबी की जिंदगी जी रहा है। गाबीमारू इतने खून करके अब अंदर से खोखला हो चुका है। वो भी इस जिंदगी से छुटकारा चाहता है। वहां सबने उसकी दोनों टांगों को बांधकर बुल्स से बांध दिया ताकि वो खींचकर उसे बीच से चीर डाले। लेकिन हल्का जोर लगाते ही गाबीमारू ने उन दोनों बुल्स को पछाड़ दिया। सागिरी उसके पास आकर कहती है, तुमने अपने गांव को क्यों छोड़ा? गाबीमारू ने बताया कि गांव के चीफ ने मुझसे इम्प्रेस होकर अपनी बेटी का हाथ मुझे दिया था, लेकिन वो लड़की एक सरदर्द थी। वो हमेशा गाबीमारू को शिष्टाचार लगाने में लगी रही। इसी बीच एक दिन उसे एक मास्टर ने गाबीमारू को फंसा दिया। सागिरी का साथी उससे पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस जैसे बेवकूफ के साथ कोई लड़की रह सकती है? क्यों तुम नहीं जानती कि उसने अरेस्ट होने से पहले भी 20 ऑफिसर्स को मार डाला था? सबको लगता है कि गाबीमारू ने एक्सीलियर पिया है, जिसे पीकर लोग अमर होते हैं। सागिरी कहती है, अगर वो एक खोखला लड़का है तो भला उसे किसी की जान लेने की क्या पड़ी होगी। आज गाबीमारू ने सोच लिया था कि कल तो सच में मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन जब वो खोलते हुए तेल से सही सलामत बाहर आ जाता है तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। इस बार उसके लिए ऑफिसर ने कुछ नया सोचा है। जब शाम को गाबीमारू को एक रूम में ले जाया गया तो सागिरी उसके सामने एक वॉरियर के रूप में थी। सागिरी यामाडा आसमोन एरा की शातिर तलवारबाज है। उसके क्लैन के लोग ज्यादातर जल्लाद का काम करते हैं और एक ही बिलो में बड़े से बड़े मुजरिम को काट डालते हैं। ये सुनते ही गाबीमारू घबरा जाता है और सागिरी की तलवार से बचने के लिए दूर कूद पड़ता है। सागिरी ने कहा, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो भाग क्यों रहे हो? सागिरी जानती है जब कोई मरने वाला होता है तो वो क्या सोचता है, लेकिन सागिरी की तलवार किसी पर भी तरस खाए बिना उसे मुक्ति दे देती है। उसने गाबीमारू से कहा, मैं देख सकती हूँ कि तुम आज भी अपनी पत्नी को याद करते हो। तभी वो एक तलवार लाकर सागिरी की ओर बढ़ता है और चिल्लाते हुए कहता है, मुझे किसी से भी कोई अटैचमेंट नहीं है। जब एक दिन गाबीमारू खुद को कोस रहा था तब उसकी पत्नी ने ही उसे हौसला दिया और कहा, तुम्हें इस तरह हार मानते मैं नहीं देख सकती। इवाकागुरे में कमजोर लोगों की कोई जरूरत नहीं है। यूई के पिता ने भी उसे मजबूत बनाने के लिए उसके चेहरे को गर्म लोहे से जला दिया था। गाबीमारू को बर्दाश्त नहीं की कोई उसे इंसान कहकर बुलाए। जिसके बाद सागिरी उसे डिसमेंटल लेटर दिखाती है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है जिसके लिए गाबीमारू को अंडरग्राउंड जाना होगा। नदी के पास सिंस्कायो नाम का द्वीप है। उस जगह को लोग पैराडाइज भी कहते हैं। जब वहां कुछ लोगों को भेजा गया था तब उन्होंने उस सुंदर जगह को एक्सप्लोर करते हुए एक्सीलियर की खोज करी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उनकी बोट वापस लौट कर आई तो उनकी बोट में फूलों से ढकी उनकी लाश ही वापस आई और तब से फैसला लिया गया कि अब से उस द्वीप पर सिर्फ उन कैदियों को भेजा जाएगा जो एक्सीलियर लाने में कामयाब होगा। उसकी जान बख्श दी जाएगी। सागिरी कहती है, अगर तुमने ये काम कर दिखाया तो तुम अपनी पत्नी यूई से मिल सकते हो। वो तब से तुम्हारी राह देख रही है जब से तुम यहाँ आए हो। बेशक तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह ना हो। उसकी बातों ने गाबीमारू को दिल पिघला दिया, लेकिन बाकी ऑफिसर ने उसे ये मौका नहीं देना चाहा। वो बस उसे मार डालना चाहते थे। गाबीमारू सागिरी से कहता है, तुम मेरा निंजोत्सु देखना चाहती थी ना? इतना कहते ही गाबीमारू उसे अपनी शक्तियां दिखाते हुए सभी ऑफिसर्स को लपेट देता है और कहता है, अब तो सिर्फ मैं ही एक्सीलियर लेकर वापस लौटूंगा, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारी सारी बातें क्यों ना माननी पड़े। सागिरी ने कहा, सबसे पहले तो हमें एडो जाकर यामाडा क्लैन से मिलना हो। फिर हमें सागिरी के पिता छिंजी को दिखाया जाता है, जिन्होंने सागिरी को अपना काम आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया था। वो हर मुजरिम को बिना दर्द दिए एक ही बिलो में मार दिया करते थे। सागिरी ने भी बचपन में ठान लिया था, मैं भी अपने वार में एक दिन इतनी ही माहिर बन जाऊंगी। लेकिन जब कभी भी वो किसी की बलि देती, सागिरी के मन का बोझ उसे बढ़ता नजर आता। अब सागिरी का अगला टास्क उस तेजी के साथ खुद को मन से भी मजबूत करना है
आज काफी लोगों को सजा मिलने वाली है, लेकिन आज उन सब से मिलने के लिए टोकुगावा नारियोशी आए हुए हैं। उन सभी को शिनसेन की ओर भेजा जाने वाला है, जहां से एक एक्सलियर लेकर आना ही उनका मिशन होगा। सागिरी देखती है एक ऐसा मुजरिम कांप रहा था जिसने सिर्फ औरतों और बच्चों को अपनी मन की शांति के लिए मारा था। उनके बीच गाबीमारू भी बैठा था जिसे मरने और जीने की कोई चिंता नहीं थी। वहाँ एक लड़की थी जिसने गाबीमारू के बारे में कई सारी बातें सुनी थी, जिनके मुकाबले वो काफी कमजोर और बीमार दिखता है। थोड़ी देर बाद पैराडाइज आइसलैंड को एक्सप्लेन किया जाता है। फिर सभी कैदियों को मास्क उतारने को कहा जाता है। जब उन्होंने पत्तियां हटाई तो स्टेज पर वो इंसान था जो अकेला उस आइसलैंड से वापस आया था, लेकिन अब वो एक इंसान रहा ही नहीं। जी शाम वो यहाँ आया था। उस रात उसके पूरे शरीर से फूल और झाड़ उगने लगे। वो बताता है आज तक 60 लोग जो आइलैंड पर गए हैं उनका कुछ पता नहीं चला। उस इंसान को देखकर काफी लोग बुरी तरह घबरा चुके हैं। उन्हें लगा उन सभी का भी यही हाल होगा। क्रिमिनल्स को अपना आपा खोता हुआ देखकर एक अफसर कहता है तुमने मौत की सजा ना देकर हमें पैराडाइज भेजने का फैसला किया है, तो तुम खुश क्यों नहीं हो? एक छोटा क्रिमिनल बोला। अगर वहाँ एक्सलियर हुआ ही नहीं तो? जब एक कैदी वहाँ से उठकर जाने लगता है तो उसका सिर काट दिया जाता है। इसका मतलब अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं। अब जब वो आइलैंड पर पहुंचेंगे तो उन सबको एक मॉनिटर दिया जाएगा और सभी मॉनिटर्स यामाडा असाइमन होंगे। अगर मुजरिमों में से किसी ने भी अलग होने की कोशिश करी तो वो वहीं फंस जाएगा। लेकिन आखिरी चेतावनी चौंकाने वाली थी, क्योंकि उन सभी को आइलैंड पर भेजना नामुमकिन होगा, इसलिए उनके नंबर्स को कम किया जाएगा। इसका मतलब उन्हें एक दूसरे को खत्म करना होगा, क्योंकि जो यहाँ पर मारा गया वो वैसे भी उनके काम का नहीं होगा। बिना हथकड़ियों को खोले बिना उन सबको एक दूसरे को मारने की इजाजत दे दी जाती है। और फिर क्या था, वो सभी जानवरों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े। उनमें से एक खुद को सुपर पावर्स वाला बताता है। ये नौजवान गुंडे के बड़े ग्रुप का लीडर है और एक औरत सागिवा कैसल की लूटपाट की मेन सदस्य थी। और कुछ तो ऐसे ही हैं जिसके सामने तलवार तो क्या भाले भी बेकार हैं। लेकिन वो लोग लेजेंड गाबीमारू को तो भूल ही गए, जो बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है। एजेंट सागिरी से कहता है पता नहीं तुम्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम हमारे साथ काम करने के लायक नहीं हो। ये सुनकर सागिरी को हर्ट हुआ और वो बोली मैं एक दिन तुम्हें गलत साबित जरूर करूंगी। लाशों पर एक्सपेरिमेंट करके दवा बनाना और अपने हाथों से मुजरिमों को सजा देना यामाडा क्लैन के हर मेंबर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। जब सागिरी छोटी थी तब सब उसे खूब चिढ़ाते थे और तब से ही उसने खुद को स्ट्रांग बनाने का फैसला कर लिया। भिलाडे हमेशा सच बोलता है। सागिरी को देखकर जब कुछ गुंडे उसे मारकर उसकी तलवार छीनने आगे बढ़ते हैं तो वो अपनी शक्ति को समेटते हुए उनकी गर्दन को एक एक करके काट देती है। इतने में ही गाबीमारू बोल पड़ा आपको किसी की जान लेने का अधिकार किसने दिया है? ऑफिसर्स उससे कहते हैं अपनी जुबान बंद रखो और उसे मारने के लिए दूसरे कैदियों को आगे बढ़ने को कहता है। गाबीमारू आगे बढ़ता है और उस पर हमला करने वालों की गर्दन चीरकर उन्हें मारना शुरू कर देता है। उसके एक एक वार में असीम शक्ति है। आखिर एक खोखला लड़का ऐसा कैसे कर सकता है? सागिरी समझ जाती है मुझे स्ट्रेंथ की नहीं बल्कि अपने बोझ और डर को ही अपनी शक्ति बनाना होगा। आइलैंड जाने वाले लोगों में आजाद, तामिया, कैन्यू, नागोरी, हरुबो, गाबीमारू, आकागेन्यू और कोनिची है और बाकी सब लोगों को मिलाकर 10 लोग हैं। सबका मिशन एक ही होगा, एक्सलियर को जल्द ढूंढना, क्योंकि यही उन्हें आजादी दिलवाएगा। कुछ ही देर में वो सब शिनसेंक्यू पहुंच जाते हैं। फिर हमें बैकग्राउंड की ओर चलते हुए गांव के लोगों को एक ही आदमी पर हमला करते हुए देखते हैं। वो उस आदमी को अपने भालों और तलवारों से छलनी कर देते हैं, पर वो वहीं पर ज्यों का त्यों खड़ा रहता है। असल में इवाकोरे का चीफ अमर था। ये उसी एक्सलियर का असर हो सकता है जिसे गाबीमारू यहाँ ढूंढने आया है। सागिरी गाबीमारू के साथ आगे बढ़ते हुए देखती है। उस जंगल में चारों ओर हरियाली थी। सागिरी के मना करने के बाद भी उसने अपने हाथ की रस्सियां तोड़ डाली। सागिरी अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखकर कहती है अपना दिमाग कम चलाते हुए मेरी बात को अपना हुक्म समझो। अगर उसे आजादी चाहिए तो सबसे पहले उसे एक्सलियर ढूंढना होगा। इसी बीच एक राक्षस जैसा दिखने वाला इंसान अपने हैमर से हमला कर देता है और कहता है जो भी रूल्स के खिलाफ जाएगा उसका मैं यही हाल करूंगा। कैयून भी कैदियों में से एक ही है जिसका अपना हथियारों को लेकर प्यार अतुलनीय है।
वैसे तो हाथ तो उसके भी खुले हुए हैं। जब सागिरी ने किसोड़ा से पूछा तो वो सागिर को ही मंदबुद्धि बताकर उसे जलील करने की कोशिश करती है। केयून ने गाबीमारू से कहा, अगर तुम खुद को इतना खिलाड़ी समझते हो तो मेरे वेपन्स का स्वाद क्यों नहीं चखते जो तुम्हारे खून के प्यासे हैं। केयून का प्लान है सभी क्रिमिनल्स को मार डालना ताकि वो अकेला ही एक्सक्लियर लेकर यहाँ से निकल सके। किसोडो ने भी कहा, अगर तुम चाहो तो एक दूसरे को मार सकते हो, हमारा काम भी हल्का हो जाएगा। केयून अपनी पूरी ताकत के साथ सारे वेपन्स गाबीमारू पर इस्तेमाल करता है तो वो सभी उसके शरीर से टकराते ही चकनाचूर हो जाते हैं। वो बंधे हुए हाथों के साथ ही केयून पर पलटवार करता है और उसे धाराशाही कर देता है और देखते ही देखते गाबीमारू ने केयून के सारे वेपन्स को उसके शरीर के आर पार कर दिया और कहा, देखो मेरे हाथ बंधे हुए हैं। किसोडो केयून का सर काटकर अकेले ही घर की ओर चल देता है। वो थोड़ा नहाकर आराम करना चाहता है। सागिरी कहती है, तुम जानते ही हो कि ये आइलैंड कितना खतरनाक है। किसोडो ने कहा, तुम्हें मेरी चिंता छोड़कर अपना भला सोचना चाहिए क्योंकि बाकी सब भी एक्सलियर के लिए अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। वो जिंदा रहने के लिए अपना हर पैतरा आजमा रहे हैं। शोगुन के ऑर्डर जरूरी हैं, लेकिन उन सबसे पहले है अपनी जान बचाना। पता नहीं सागरी के लिए रूल्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। गाबीमारू ने किसोडो के पास आकर कहा, बेहतर होगा तुम अपनी चोंच बंद रखो और हमें अपना काम करने दो। जिसके बाद हम एजेन को देखते हैं जो एक विशालकाय और आदमखोर कैदी के हाथों मारा जाता है। किसोडो का अंदाजा सही था, शायद आज शाम तक एक ही कैदी जिंदा बचेगा। वो सागिरी को इस इवागाकुरे के राक्षस से दूर ही रहने को कहता है जो ना जाने कब अपना रंग दिखा सकता है। किसोडो के जाते ही गाबीमारू सागिरी पर पीछे से वार करता है और कहता है, मैं तो तुम्हें बिना दर्द की मौत देना चाहता था। जब उस चीफ ने गिर लिया था तभी गाबीमारू को सिखा दिया था कि इमोशन तुम्हें कमजोर बनाते हैं। गाबीमारू और सागिरी एक दूसरे से स्वॉर्ड फाइट में लगे हैं। गाबीमारू को लगता है कि सागिरी एक्सलियर ढूंढने में उसके रास्ते का कांटा है। उसे मार डालने के अलावा गाबीमारू के पास और कोई रास्ता नहीं है। सागिरी को मारने से पहले ही गाबीमारू को कुछ रोक रहा था। बीच बीच में उसे यूई की याद आ रही थी जिस लड़की ने गाबीमारू को बदलने का बेड़ा उठाया हुआ है। गाबीमारू एक टॉप लेवल का क्रिमिनल है और अब वो सागिरी की जान लेने को तुला है। अगले ही वार में गाबीमारू ने सागिरी की तलवार तोड़कर उसके होश उड़ा दिए। गाबीमारू बोला, तुम्हें मारकर मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें मैं एक सेकंड की मौत देना चाहता हूँ। सागिरी ने कहा, तुम्हें बुरा भी लगता है, इसका मतलब तुम्हारे इमोशंस तुम पर हावी है। गाबीमारू जब खुद को खोखला बताते हुए सागिरी की जान लेने ही वाला होता है तभी उसका मन उसे रोकने की कोशिश करता है। सागिरी ने कहा, तुम कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक इंसान हो और हर इंसान में फीलिंग्स होती हैं और हमारे इमोशंस ही हमारी स्ट्रेंथ का आधार है। सागिरी ने कहा, वैसे तो इस जुर्म के लिए तुम्हें फांसी दी जानी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहूंगी। अगर तुम्हारे जैसे खोखले लड़के के इमोशंस जाग सकते हैं तो तुम्हें अपनी लाइफ का रिक्लाइम करने का पूरा अधिकार है। इसी बीच जंगल के दूसरे कोने में एक अजीब सी तितली कैदी को डंक मार देती है। उसने बिना सोचे अपना हाथ काट दिया और नीचे गिरते ही उसके हाथ से जड़ें निकलने लगी। और ये तो शुरुआत है, देखते ही देखते कई सारे क्रिएचर उन्हें घेर लेते हैं। मछली जैसे मुंह वाला राक्षस गाबीमारू के आगे खड़ा होता है। अब इतने सारे अजीब जानवरों के बीच से बचकर निकल पाना लगभग नामुमकिन ही था, इसलिए गाबीमारू कहता है, तुम पीछे हटो, मुझे इससे निपटने दो। ये आइलैंड जितना सुंदर दिखता है उतना ही जानलेवा है। जैसे ही उस मछली ने जानलेवा हमला किया गाबीमारू उसका मुंह चीर देता है। गाबीमारू यहाँ से भाग भी निकल सकता था लेकिन सागिर को यहाँ छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। इतने में ही वो मछली जैसा मॉन्स्टर गाबीमारू को उठाकर फेंक देता है जिससे वो अब जख्मी होने लगा है। अचानक उनकी नजर बड़े सिर वाले मॉन्स्टर पर पड़ती है जिनकी हंसी काफी डरावनी थी। गाबीमारू कहता है, अब सोचने का टाइम खत्म हो चुका है और सीधे उनमें से एक एक की गर्दन मरोड़कर उन्हें भस्म कर डालता है। जिसके बाद उसने उन सभी को सब्जियों की तरह काटना शुरू कर दिया। जब उस पर मरने का भूत सवार होता है तब गाबीमारू को रोकने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। सागिरी उस खूनी मंजर को अपनी आंखों से देखती है। जब सागिरी के सामने एक लंबे हाथों वाला क्रीचर आ गया तो गाबीमारू उसे बचा लेता है और सागिरी उसकी गोद में गिर जाती है। इसी बीच दो आसमान और एक मनचली क्रिमिनल यूजुहिरा वहां आ गए। यूजु कहती है,
मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने अकेले ही इन सबको मात दे दी। कमाल की शक्ति है तुम में। गाबीमारू उनका शुक्रिया करता है और कहता है, वैसे हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। यूजू उसके करीब आकर उससे चिपकने की कोशिश करती है और कहती है, क्यों ना हम एक साथ काम करें? तुम इतनी सुंदर लड़की को यूं ही अकेला छोड़ दोगे? पर गाबीमारू उसकी अदाओं से पिघलने वाला नहीं था। यूजू बोली, मैं तो सीरियस हूँ, 2 से भले 5। सागिरी पूछती है, एक मिनट पहले ये बताओ तुम्हारे साथ 2 आसमान कर क्या रहे हैं? गेंजी बताता है, मैं यहाँ माकिया के साथ आया था, लेकिन उसके मरने के बाद मैंने सोचा अब इस बेचारी लड़की को जंगल में यूं तो नहीं छोड़ सकते। मतलब यूजू ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। सेंटा की बात काटते हुए यूजी कहती है, हमें टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी एक्सलियर ढूंढकर यहाँ से निकलना होगा। सागिरी ने जैसे ही टीम अप के लिए हाँ कहा, वैसे ही यूजू फिर से गाबीमारू को दबोच लेती है और कहती है, हम तब तक एक दूसरे के साथ रहेंगे जब तक मंजिल नहीं मिल जाती। गाबीमारू पूछता है, आखिर तुम्हारा साथ देने से मुझे क्या फायदा होगा? यूजू के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशंस है जिसे वो बताने के लिए रेडी है। यहाँ जो खतरनाक दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक वो है जो हमारी आंखों से ओझल है, जैसे ही इंसानी शक्ल वाली बटरफ्लाईज। असल में यूजू ने माकिया को बलि का बकरा बनाकर उस पर हर चीज टेस्ट कर ली है। यहाँ मौजूद बुद्धिस्ट स्टार्टर्स इस जगह को पैराडाइज बनाते हैं, लेकिन पवित्र होने के साथ ये जगह रहस्यमय है। यूजू की एक्साइटमेंट देखकर गाबीमारू ने पूछा, तुम्हें यहाँ से बच निकलने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? तब यूजू ने अपनी छोटी बहन के बारे में बताया, जिसकी बीमारी के इलाज के लिए वो सालों से पैसे जमा कर रही है, और वैसे भी भरी जवानी में कौन मरना चाहेगा। जब गाबीमारू ने माकिया के बारे में पूछा तो यूजू बोली, तुम्हें पहले अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए। इसी बीच सागरी का मन गिल्ट से भरा जा रहा था। उसने यहाँ आकर किया ही क्या है और कैसे हो सकती हूँ? इसी बीच हमें इस आइलैंड पर मौजूद 2 भाई बहन की कहानी दिखाई जाती है। तामो जो कि एक आसमान है, वो सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए आसमान बनकर आइलैंड पर आई है। अजा और तोमा ने बचपन में ही अपनी मॉम को खो दिया था और उसके पिता को घूसखोरी में फंसाकर मौत की सजा सुना दी गई, जिसके बाद दोनों भाई बहन लुटेरे के साथ आ गए। अजा ने उन्हें सब समझाया और वहाँ से उनका समुराई से लुटेरे बनने का सफर शुरू हुआ। जब अभी बदलाव की बात आई है, अजा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज जब उनके सामने नया चैलेंज है तो वो बिल्कुल हार नहीं मानने वाला। अजा तोमे को बचाने के लिए बड़े हथियार का जुगाड़ कर लेता है, लेकिन कुछ ही देर में वो खुद को मॉन्स्टर के बीच फंसा हुआ महसूस करता है। शायद अजा को ऐसे ही किसी मौके की तलाश थी। उसने बिना रुके सभी का खून बहाना शुरू कर दिया। सभी लाशों को बीच कर अजा अपनी जीत का ऐलान करता है। वो तोमा से कहता है, एक्सलियर और हमारे बीच आने वाला हर मुजरिम और हर मॉन्स्टर इसी तरह मारा जाएगा।